नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और खास तौर से ये पूरा हफ्ता जो कि मार्केट्स के लिए बढ़िया ही कह सकते हैं रहा, क्योंकि तेजी का रहा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि एफआईज की तरफ से जो रुझान रहा वो अच्छा रहा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी एक्शन रहा और साथ साथ कई सारे हैवी अर्निंग्स इस हफ्ते आकर गए, जिन अर्निंग्स का इम्पैक्ट इस मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में कई नोन एफ&ओ स्टॉक्स थे जिनके अंदर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजार इस हफ्ते में हम अगले हफ्ते में बातचीत करेंगे। आज अमित सेठ से हमारे साथ मौजूद हैं, खास रिक्वेस्ट पे हमारे साथ शाम को मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक आंकड़ा रखा जाएगा। आंकड़ा होगा कि एफआईएस का रुझान कैसा रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान। पहले ये आप व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफ&ओ, ये दो हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। अमित जी से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक बार एफआईएस का वो नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा जो कि इस पूरे हफ्ते रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सोमवार को 4100 करोड़ की एफआईसी खरीदारी, मंगलवार को 2600 करोड़ की खरीदारी, बुधवार को 1400 करोड़ की खरीदारी, 677 करोड़ की खरीदारी रही गुरुवार को और करीब करीब 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी रही शुक्रवार को, यानी कि आज। तो अगर आप पूरे हफ्ते का पैटर्न उठा के देखेंगे तो करीब करीब आपको 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईसी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक हफ्ते के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है। अमित जी, एफआईएस की तरफ से रुझान इंप्रूव हो रहा है और बाजार भी तेजी दिखा रहा है। 18,000 के लैंडमार्क को पार किया हमने। 18,200 पर थोड़ा थके जरूर इस बार फिर, लेकिन फिर भी इंडेक्स एटलीस्ट अपने गेन्स को गिव अप नहीं कर रहा है और हर फॉल में हम खरीदारी हो रही है। तो जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाई है पिछले पूरे हफ्ते की, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगी? और मार्केट्स को लेकर अब आपका रुख रवैया क्या कहता है? डेफिनेटली सुमित जी, अगर हम दोनों इंडेक्स को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा। स्पेशली जब हमने 18,000 का लेवल क्रॉस किया तो दैट वाज अ बिग साइकोलॉजिकल लेवल फॉर द मार्केट। 18,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, वो हमने क्रॉस कर लिया। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी ने भी लगभग 41,000 का लेवल क्रॉस कर लिया। 41,500 एक इसका शॉर्ट टर्म हर्डल है, अगर वो क्रॉस करेगा तो हम और तेजी देखेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग जो नोट करने वाली है दोनों इंडेसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दैट इन स्पाइट ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स, हम 10 डेमा अपना मेंटेन कर रहे हैं। वी आर स्टिल ट्रेडिंग अबव आवर 10 डेमा। अब इतने बड़े रनअप के बाद ये वाजिब है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम जरूर देखेंगे, बट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही है। बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी चाहिए और मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि हम हायर लेवल्स बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। कोई इंडिविजुअल स्टॉक, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन देखने को मिला है अमित जी इस पूरे हफ्ते में, चाहे वो हैवी वेट्स हो जिसमें एसबीआई बढ़िया तेजी दिखा कर गया, रिलायंस ने एक अच्छी तेजी दिखाई इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान, आईटी में कुछ बाइंग थी लेकिन वो सब गिव अप हो गई। तो पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हैवी वेट्स, ये सब चल रहे थे। तो कोई नाम जो आपको लगता है कि इस पर नजर रखी जा सकती है अगले हफ्ते के लिए भी? जी सुमित जी, मुझे रिलायंस का स्ट्रक्चर आज काफी पॉजिटिव लग रहा है। रिलायंस और आईटीसी, ये दो स्टॉक हैवी वेट है इंडेक्स के और इनका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिलायंस में हमने 3-4 दिन पहले एक करेक्शन कैंडल देखा था, इसका ब्रेकआउट लगभग 2500 के लेवल पे आया था। वो लेवल इसने ब्रेकआउट रिटेस्ट करके होल्ड कर लिया। आज की भी मार्केट में रिलायंस में काफी ट्रैक्शन था। 2500 वाज अ सिग्निफिकेंट लेवल। मुझे लगता है कि ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, रिलायंस में हम आने वाले दिनों में 2700, 2750 के लेवल्स देख सकते हैं। सिमिलरली आईटीसी में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स के बाद इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था। 350 का साइकोलॉजिकल मार्क इसने 2-3 दिन पहले जरूर क्रॉस किया है। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है आईटीसी में भी एक अच्छा मूव देख सकते हैं। एसबीआई का, पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है आगे चल के तेजी बनी रहेगी। एसबीआई का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। सैटरडे को रिजल्ट जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एसबीआई आने वाले दिनों में इसमें लगभग पोजिशनली अगर 560 के लेवल्स होल्ड करते हैं तो हम 625 से लेकर 650 के लेवल एसबीआई में देख सकते हैं। एसबीआई नंबर्स का ध्यान रखिएगा, लेकिन अमित जी को पसंद है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं अपने दर्शकों से भी। जो हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद है बातचीत करने के लिए, उनसे हम चर्चा करेंगे उनके सवालों को लेकर भी। लेकिन अमित जी, ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आईटी को लेकर भी कोई रुख रखते हैं क्या आप? क्योंकि पूरा आईटी मेजर डैमेज देख के गया है पिछले 2 दिनों में, यहाँ क्या करें?
सुमित जी, आईटी में हमने क्या देखा कि एक बेस कंसोलिडेशन इसमें काफी दिनों से चल रहा है। मैं आईटी में इतना नेगेटिव नहीं हूँ। इसने आईटी ने क्या किया, इसके 10, 20 और 50 नाम डे। तो देगा किसका? जी हेलो। जी जी जी। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आईटी में एक हमने अच्छा खासा पुल बैक देखा जो कि जाके 200 डेमा पे जाके रुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जैसे कि हम इन्फोसिस का चार्ट देखें, नीचे से 1360 के लेवल से इसने एक वन वे रैली दी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में 1570 तक का। तो प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है, लेकिन इसके 20 जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप्स के देखें लाइक इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह के, एचसीएल टेक के, तो दे आर अलाइन 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर में है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों का कंसोलिडेशन रहेगा। आशा करता हूं कि यहाँ पे एक हायर लो बनेगा एंड देन द रैली विल स्टार्ट अगेन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि द वर्स्ट हैज बीन प्राइस्ड इन आईटी स्टॉक्स, क्योंकि एक अच्छा रनअप देगा तो पुल बैक जरूर आएगा, कंसोलिडेट करेगा और मुझे लगता है वहां से एक अपमूव फिर स्टार्ट होगा। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है आईटी स्पेस को लेकर। अब बातचीत कर लेते हैं दर्शकों से। किरण हमारे पहले दर्शक हैं जो कि हैदराबाद से मौजूद हैं। किरण जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार किरण जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 150 क्वांटिटी नैम इंडिया है, 300 रुपीज के रेट से मैं खरीदा। ओके, और कितना अभी समय मेरे को इसको होल्ड आप करना और दे है। सकते हैं अभी? जी, कितना टाइम और दे सकते हैं किरण जी? 2 साल तक दे सकते हैं सर। 2 साल और दे सकते हैं। क्या करना चाहिए अमित जी? इनके पास नैम इंडिया, निपॉन इंडिया के शेयर हैं, 150 शेयर हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट शफलिंग की भी खबर आई है। 300 शेयर, 300 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 265 का मौजूदा स्तर है। 35 रुपए पर शेयर का घाटा है। अभी क्या करें? सुमित जी, अगर हम नैम इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। हमने देखा कि पिछली 3 बार जब भी ये स्टॉक 200 डेमा पे गया तो वहीं से करेक्ट करके नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो इसका नेगेटिव है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये जो पर्टिकुलर जोन है 250 से लेके 260 का, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। आशा करता हूं कि ये सपोर्ट जोन होल्ड करेगा। पिछले 4 से 5 हफ्तों का अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लगभग 250 से लेके 260 के लेवल्स में अच्छा होल्ड कर रहा है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इस शेयर में लॉस में, तो इसको होल्ड करें, लेकिन 250 के लेवल को जरूर वॉच करिएगा। अगर 250 का लेवल ये गिव अप करता है तो बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन तब तक इसमें बने रहें। तेजी कहाँ आएगी? अगर एक बार ये 280 का लेवल क्रॉस करता है तो मे बी वी विल सी इन द शॉर्ट टर्म इनके 300 के भाव डेफिनेटली आ जाएंगे और वहां पे हम इसको फिर रीअसेस कर सकते हैं। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है निपॉन लाइफ के संदर्भ में। हमारे साथ अब सागर शर्मा मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? बढ़िया बढ़िया सर, मुझे 2 शेयर के बारे में पूछना था सर। एक तो LIC, मेरे पास ऐसे शेयर हैं 800 के पास है। ये अलॉटमेंट क्या, आईपीओ अलॉटमेंट क्या? हाँ जी, मैंने तो एवरेजिंग कर ही आया। ओके, और एक मुझे HDFC के बारे में पूछना है। मेरे पास 50 शेयर है, 2460 रुपए के बाद से। आप HDFC लिमिटेड की बात कर रहे हैं राइट? हाँ जी सर। ओके, और दोनों में नजरिया क्या रखते हैं आप शर्मा साहब? सर कितना टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं इसको? और सर मैं 2 साल और दे सकता हूँ। 2 साल आप और दे सकते हैं। ओके, अमित जी, एक तो है HDFC लिमिटेड, 2460 के दाम पर खरीदारी है। 2486 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिला। करीब करीब 24 रुपये या 26 रुपये पर शेयर का फायदा है इन्हें। ये 50 शेयर हैं इनके। दूसरा नाम जो है वो है LIC का, जहाँ पे उन्होंने 800 रुपये के दाम पर खरीदारी की है और 628 रुपये। इनफैक्ट यहाँ तो किसी भी निवेशक को कुछ नहीं मिला जब से लिस्ट हुआ तब से अब तक। आपके पास चार्ट्स बहुत होंगे नहीं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? मैं सुमित जी पहले LIC को कवर करता हूं कि जैसे हम सबको पता है कि जब से ये IPO लिस्ट हुआ उसके बाद इसमें हमने कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल देखा है, लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। हमने ये इसका, जैसे कि आपने सही कहा, डेटा बहुत कम है। पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा कि किसमें पुल बैक आया 580 के लेवल से 632 के लेवल तक। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, हर बार स्टॉक यहाँ से रिबाउंड कर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार ये 640 क्रॉस करता है तो इन द वेरी नियर टर्म 660 670 के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। इन दैट केस अपना एक स्टॉप लॉस रखिए 600 के लेवल पे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी तक तो नेगेटिव है। पुल बैक में अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले तो मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट करना चाहिए। और HDFC लिमिटेड को लेकर?
जी, एचडीएफसी लिमिटेड, सुमित जी, बहुत बेटर स्ट्रक्चर है। एचडीएफसी लिमिटेड ने एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन बनाया है। इट्स अ ब्लू चिप कंपनी। स्टॉक ने ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया अगर हम बाकी इसके पीयर्स को देखें तो, बट अब कहीं ना कहीं मुझे जाके ऐसा लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो गया। 2400 के लेवल पे लगभग इसने एक ब्रेकआउट दिया है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें आप 2600 2650 के लेवल्स देख सकते हैं। इफ यू आर अ ट्रेडर तब अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें लगभग 2400 के आसपास। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 2300 के लेवल से एचडीएफसी लिमिटेड को होल्ड करें। तो आपको रणनीति बताई गई है एलआईसी और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के संदर्भ में। कामेश्वर हमारे साथ मौजूद है रांची से बातचीत करने के लिए। कामेश्वर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार सर। सर सवाल पूछिए। मेरा सवाल है एचडीएफसी लाइफ पर मेरे पास 140 शेयर है और 675 का खरीद है। और दूसरा जो प्रश्न है एनएमडीसी पर, एनएमडीसी का 250 शेयर मेरे पास है और 118 रुपए का खरीद है। 130 गया था लेकिन हम बेचे नहीं, एक दिन ये कब अचानक की खरीदारी आपकी एनएमडीसी में? एक डेढ़ महीना के ओके आसपास के। तो आपको जो आप भाव में एडजस्टमेंट देख रहे हैं, जो एकदम से गिरावट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली डीमर्जर हुआ है। इनके स्टील कारोबार अलग हुआ है, उसके बाद वाला कारोबार है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको उसके लिए भी शेयर अलग से मिलेंगे। तो इसलिए आपको इतना भाव में डिस्क्रिपेंसी लग रही है। लेकिन बाकी राय अमित की मैं ज़रूर आपको दिलवाता हूँ। अमित, एक है एचडीएफसी लाइफ, लार्जली अंडर परफॉर्मर है एचडीएफसी ग्रुप का ये। इनको लॉस है काफ़ी ज़्यादा उसमें, 125 रुपये पर शेयर का। और दूसरा है एनएमडीसी, जहाँ पर डीमर्जर हुआ है तो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी है। क्या करना चाहिए दोनों में? सुमित जी, एचडीएफसी लाइफ में इनफैक्ट अगर देखा जाए तो काफी सारे निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। एचडीएफसी का नाम सबको अच्छा लगा, लेकिन अगर टेक्निकली चार्ट को देखें तो इसमें कंटिन्यूअस लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे। इनफैक्ट अभी तक बन रहे हैं। स्टील डिवीजन निकल गया जी, अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, 500 510 का लेवल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मुझे स्ट्रक्चर देखे, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखे ऐसा लगता है कि 500 510 नहीं वॉयलेट होना चाहिए बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो स्टॉक में बने रहे। मुझे लगता है कि इनका लॉस इसमें डेफिनेटली कवर होने के अच्छे चांसेस हैं। एक बार अगर स्टॉक 598 से 610 के लेवल्स मीडियम टर्म में क्रॉस करता है तब हम वहां पे एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में है विद 500 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 600 615 एज अ रेजिस्टेंस। और सेकंड स्टॉक जो इन्होंने कहा है एनएमडीसी लिमिटेड, दिस स्टॉक इज डेफिनेटली इन एन अप ट्रेंड। स्टॉक में पोजीशन बनाई रखनी चाहिए। स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया 200 एमआ के आसपास, जो 88 से 92 के लेवल्स के आसपास है। इसमें कंटिन्यूस हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है एनएमडीसी में। तो एनएमडीसी में डेफिनेटली बने रहे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 102 का रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि 125 से 130 के लेवल्स एनएमडीसी में शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। आपको रणनीति बताई गई है दोनों स्टॉक को लेकर। और कामेश्वर साहब, एक बार ये अपने अकाउंट्स को आप दोबारा चेक कर लीजिएगा कि आपके पास ये शेयर थे कि नहीं डीमैट में। उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपको डीमर्जर के शेयर मिलेंगे कि नहीं। अब देसाई साहब से बातचीत करते हैं, कोल्हापुर से हमारे साथ मौजूद हैं। देसाई साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। या समृद्धि जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते। मेरा सवाल है कि मेरे पास कैनरा बैंक के 100 शेयर्स है जो मैंने 226 के भाव से लिए थे। 226 के दाम पर, राइट? हाँ। Okay. और एक अच्छा प्रॉफिट के लिए मुझे कब तक वो होल्ड पे रखना चाहिए? तो समृद्धि जी, आपको ऑलरेडी करीब करीब 60 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन में 30% होता है। और कितना अच्छा प्रॉफिट आपको चाहिए? नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, तो आपने खुद ही बता दिया लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगी। खैर अमित जी, इनके पास केनरा बैंक है, 30% पर शेयर के आसपास का मुनाफा है इन्हें। और ये लॉन्ग टर्म मतलब समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मुनाफा और बांध लें, थोड़ा पैसा लेकर निकल जाएं, बनी रहें, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या करें? जी, सुमित जी, पहले तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा कि इनका स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा रहा है। कैनरा बैंक इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स। पीएसयू बैंक्स में काफी ट्रैक्शन है और कैनरा बैंक का चार्ट अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका वीकली चार्ट देखिए तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। मेरे हिसाब से स्टॉक में डेफिनेटली बने रहना चाहिए सिंस ये इन्वेस्टर्स हैं। तो एक 260 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने में इसमें 360 से 370 के लेवल्स हम डेफिनेटली देखेंगे।
तो डेफिनेटली बने रहिए, इसमें से एग्जिट नहीं करना चाहिए कैनरा बैंक से। ओके, तो आप बनी रहे, इसमें से एग्जिट ना करें। आउट परफॉर्मेंस थी केनरा बैंक में, मतलब पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, और उसका बढ़िया फायदा आपको मिला है। तो समृद्धि जी आप बने रहे, ये आपको राय दी गई। स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करिएगा। रामचंद्र हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। रामचंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सुमित जी नमस्कार। मैं नमस्कार आपका नियमित व्यूअर हूँ सीएनबीसी आवाज का। मैं आपका ही चैनल केवल देखता हूँ और कोई बहुत चैनल बहुत नहीं शुक्रिया देखता। रामचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछिए। हाँ तो सुमित जी मेरे पास 100 शेयर हैं MMFL महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग लिमिटेड एट द रेट ऑफ 920 Okay. और 200 शेयर है मेरे पास ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के 466 के रेट में। ओके, और मैं ट्रेडर हूँ, जब मुनाफा मिलेगा तब निकल लूंगा, और कुछ की खरीदारी होके मुझे 1-1.5 महीना हो गया सर। नहीं तो रामचंद्र जी अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं फॉलो किया? सर फंडामेंटल स्टॉक दिए थे आनंद राठी ने, इसलिए सर। ओके, चलिए अमित जी क्या करना चाहिए? इन्होंने MM फोर्जिंग लिया 920 रुपए के दाम पे, करीब करीब 800 रुपए की रेंज में वो कामकाज कर रहा है। 100 शेयर वहां पर है, और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज 466 के दाम पर खरीदारी है, 200 शेयर इनके वहां पर भी है। क्या करें इन दोनों में? सुमित जी, अगर MM फोर्जिंग का चार्ट देखें तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 745 के आसपास। तो मेरी राय इनको यही है कि अभी तो बने रहे, लेकिन अगर 745 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एग्जिट करें। स्टॉक इज इन अ साइडवेज कंसोलिडेशन मोड। जब तक 855 के लेवल ये क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है यही रेंज में घूमता रहेगा। तो कहीं अगर इनको उछाल मिले तो इसमें से थोड़ा एग्जिट करें, लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसके 745 के आसपास है। वो टूटेगा तो फिर और भी हम इसमें बिकवाली देखेंगे। तो राय यही है, फिलहाल तो होल्ड करें और होप करें कि एक बार ये 800-850 का लेवल क्रॉस करे। और दूसरा स्टॉक मेरे ख्याल से इन्होंने कहा था ग्रीन पैनल जी। सुमित जी, ग्रीन पैनल का चार्ट इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। स्टॉक अपने इनफैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है, 200 EMA बहुत ऊपर है, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। यहाँ पे भी हमारा अब इमीडिएट सपोर्ट बनता है लगभग 351 के आसपास। वो टूटेगा तो एक्सटेंडेड सेलिंग देखेंगे। ऑन अपसाइड 400 सवा 400 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो मेरी इनको ये राय है कि अगर कोई पुलबैक में इनको 400 सवा 400 का लेवल मिले तो एक बार यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो आपको राय दी गई है रामचंद्र जी, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए, सराहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, कुछ और दर्शकों सवालों पर भी राय लेंगे, और कुछ इंडिविजुअल मिड कैप पे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बाजार इस अगले हफ्ते, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोलकाता से अमित सेठ सर मौजूद हैं, जिनसे हम पूछ रहे हैं उनके सवालों, मतलब लोगों के सवालों पर उनकी राय, और साथ साथ बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति। हमारे साथ जॉयजी दास साहब मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। दास साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार दास साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरे पास NHPC का 10,000 क्वांटिटी है, 40 रुपीज का बाई किया है, और REC है 23,000 102 रुपया का। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का क्या व्यू रहेगा इसमें? अच्छा दास साहब, आपको PSUs ज्यादा पसंद है क्या? आपने दोनों बड़ी क्वांटिटी में PSUs लिए? नहीं, REC में थोड़ा सा डिविडेंड अभी आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है, और NHPC में देखा तो थोड़ा मूवमेंट हो रहा था कुछ दिन से, इसीलिए लिया है। ओके, अमित जी, NHPC बड़े लंबे अंतराल के बाद, शायद 10 साल बाद, इसमें ये 12 साल बाद ये भाव आया है वापस 43-44 रुपए, क्योंकि ये इशू प्राइस के बाद पहली बार इस लेवल तक आया है IPO के बाद से। और उसके बाद दूसरा है REC, दोनों में इनकी अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी है, 10,000 शेयर NHPC के, और साथ साथ REC के 23,000 शेयर। क्या करना चाहिए? इन्हें मीडियम टर्म इन्वेस्टर है जी सुमित जी, फिलहाल तो NHPC का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। निफ्टी को स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग है। इसके मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं। इनफैक्ट आज के सत्र में हमने एक इसमें बहुत ही बुलिश कैंडल देखा विद वॉल्यूम, जिसने अपने 20 EMA पे रेस्ट करके आज क्लोजिंग दी है 10 EMA के ऊपर। तो इट्स अ परफेक्ट चार्ट जिसमें पुलबैक इज वर्किंग रियली वेल। NHPC में इन्हें बने रहना चाहिए। 4380 का करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस इनका जो एंट्री लेवल है मेरे ख्याल से 40 वही रहना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ट्रेडिंग
होल्डिंग के लिहाज से। और मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, पहले 48 और उसके बाद 53, 54 के टारगेट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इसमें एनएचपीसी में पॉसिबल है। तो एनएचपीसी में आप बने रहिए। आरएससी में अगर हम देखें तो आरएससी ने एक काफी दिनों का अंडर परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखा। उसके बाद हमने देखा कि करीबन 7 से 8 सत्रों में स्टॉक ने 94 का ऑलमोस्ट 106 के लेवल्स पे आ गया है। आरईसी में भी हमने देखा कि वन साइडेड मूव है। डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, हल्का फुल्का पुल बैक जरूर हो सकता है, लेकिन आरईसी में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा रहना चाहिए 97 के लेवल का, और मीडियम टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि 115 से 120 के टारगेट्स आरईसी में पॉसिबल है। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप दास साहब अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अमित जैन हमारे साथ मौजूद हैं सोनीपत से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। सर मेरा सवाल है 250 शेयर मैंने ली बैंक ऑफ इंडिया, ओके, 47 रुपए पे जी, 47, और 25 शेयर पीसी ज्वेलर है 20 रुपए 25 पैसे पे। ये पीसी ज्वेलर में पोजीशन लेने की कोई खास वजह जैन साहब? एक्चुअली सर ये काफी टूट गया था नीचे से ऊपर के भाव से, तो इसलिए मैंने बाय किया था। तो आपने पीसी ज्वेलर खाली 25 क्यों खरीदा? वो भी 250 ले लेते आप। नहीं एक्चुअली मैंने 500 क्वांटिटी ली थी इसकी, ओके, तो और आप वो बाकी मैंने प्रॉफिट बुक करते करते अब ये 25 रुपए फ्री के शेयर है, राइट? जी जी जी। ओके अमित जी, इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के 250 शेयर हैं 47 रुपए के दाम पर, और दूसरा पीसी ज्वेलर के करीब करीब 25 शेयर हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री के हैं। तो मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 से 2 साल से, और ये 1 से 2 साल होल्ड भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखें तो इसमें काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा, जैसे कि हमने हर पीएसयू बैंक में देखा। लगभग 27 अक्टूबर से इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था। प्राइस उस समय लगभग 50 का था, अभी करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 67, और इनफैक्ट आज और कल का भी 17 हम देखें तो वॉल्यूम्स और डिलीवरी इसके काफी हाई हैं। जब इतने स्मॉल बैंक में अगर इतना ज्यादा हम वॉल्यूम और प्राइस का ब्रेकआउट देखें तो मोमेंटम मेंटेन रहता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें हायर लेवल्स दिखेंगे, बट क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मैं इन्हें सलाह ये दूंगा कि स्टॉप लॉस आप 61 रुपीज का रखिए, और आने वाले दिनों में इसमें 75 से 80 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो इन्होंने कहा पीसी ज्वेलर्स में भी हमने एक वन साइडेड मूव देखा है। इट इज ऑलमोस्ट एट 100 रुपीज, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा रनअप देख लिया। तो मेरी सलाह ये है कि वी वुडंट लाइक टू लूज जो हमने गेन्स 20 के भाव में जब लगभग लिया था, 100 के लेवल्स आ चुके हैं, क्योंकि देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। आप बने रहे, लेकिन 93 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे। 93 के नीचे जाता है तो अपने प्रॉफिट्स एक बार मान लीजिए जी। तो रणनीति आपको बताई जा चुकी है, दोनों स्टॉक्स को लेकर आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं जैन साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी सवालों के जवाब दिलवाने के लिए। आपको हैप्पी वीकेंड, और साथ साथ सभी दर्शकों को भी हैप्पी वीकेंड। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कई सारे अर्निंग्स के साथ। इसी नोट पे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।